रिमा शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको बाल्किन में वाक़ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क जमहूरिया क्रोएशिया के बारे में बताऊंगी, जिसे अमूमी तौर पर क्रोएशिया कहा जाता है। जोग्राफाई एतबार से मुल्क जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है। बाल्किन यूरोप के उस खिते को कहा जाता है जिसके मशरक़ की जानिब बहीरा अस्वद, जनूब और मगरिब में बहीरा रूम की शाखें मौजूद हैं। ये तीनों अतराफ से समंदर से घिरा हुआ मुल्क है। बाल्किन नाम इस खिते को कोह बाल्किन के नाम पर दिया गया था, जो बुल्गारिया के वस्त से शुरू होता है और मशरक़ी सर्बिया तक जाता है। क्रोएशिया के अलावा मज़ीद 10 ममालिक इसी जजीरा नुमा बाल्किन का हिस्सा हैं, जिनमें तुर्की, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया और मैसिडोनिया जैसे ममालिक आते हैं। अगर मैं क्रोएशिया के महल वकूअ की बात करूं तो इसे मशरिक़ की जानिब से सर्बिया और शुमाल मशरिक़ की जानिब से हंगरी, जनूब और जनूब मशरिक़ की जानिब से बाज़निया, मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब से बहीरा रूम की शाख बहीरा एड्रियाटिक और शुमाल मगरिब की जानिब से स्लोवेनिया ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा हुआ है। कहा जाता है रूमी दौरे हुकूमत के बाद 6ठी सदी ईस्वी में इस सरजमीन पर क्रोएशियाई लोगों ने अपनी बस्तियां कायम करना शुरू की थीं। 7वीं सदी ईस्वी में इस खिते पर डची ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई। 925 ईस्वी को टोमिस्लेव ने इस खिते पर किंगडम ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी और खुद मुल्क का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ। किंगडम ऑफ क्रोएशिया का खात्मा 1102 ईस्वी को उस वक्त हुआ जब क्रोएशिया ने हंगरी के साथ इत्तेहाद कर लिया था। 1527 ईस्वी में क्रोएशिया ने स्लोवेनिया के साथ इत्तेहाद कायम किया और इस रियासत का नाम किंगडम ऑफ क्रोएशिया स्लोवेनिया हो गया। 15वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान क्रोएशिया के कुछ हिस्सों पर उस्मानी सल्तनत की जानिब से हमले हुए और कई इलाकों को फतह भी कर लिया गया था, जबकि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने उस्मानियों का मुकाबला किया और कई इलाके इनसे आज़ाद करवाते हुए इस सरजमीन पर ऑस्ट्रियन हंगरी सल्तनत की बुनियाद कायम की, जो पहली जंग अजीम की सूरत में अपने खात्मे का सबब बनी। पहली जंग अजीम के बाद यूगोस्लाविया का क़याम अमल में आया। ये रियासत क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसिडोनिया और सर्बिया जैसे ममालिक पर कायम की गई थी। इन ममालिक के इश्तराक से इस मुल्क के क़याम का मकसद बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना था। इसका आगाज़ 19वीं सदी के आखिर में हो चुका था। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर चुकी तो यूगोस्लाविया के इत्तेहादी ममालिक में इख्तिलाफात बढ़ने लगे, जो 1992 में यूगोस्लाविया के खात्मे का बाइस बनी। 1992 ईस्वी में क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मैसिडोनिया ने आज़ादी हासिल कर ली, जबकि सर्बिया और मोंटेनेग्रो के दरमियान एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की गई, जो 2006 ईस्वी के बाद दो ममालिक में तकसीम होगी। लेकिन 1992 से बास्निया और हर्ज़ेगोविना के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हुआ। 1997 में ये मुल्क भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये मुल्क एक है लेकिन दो हिस्सों में तकसीम है। एक मुस्लिम आबादी वाला हिस्सा जिसे वफाक बास्निया हर्ज़ेगोविना कहा जाता है, और जबकि दूसरे हिस्से को सरबास्का कहा जाता है, जहां मुसलमानों की आबादी ना होने के बराबर है। दोस्तों, क्रोएशिया के हकीकी तौर पर आज़ादी यूगोस्लाविया के खात्मे के से कुछ अरसे पहले 25 जून 1991 को मिल गई थी। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इजहार किया था। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई थी। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत होने के बावजूद भी क्रोएशिया ने अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि 1994 से लेकर अब तक क्रोएशिया कुन्ना इस मुल्क की करेंसी है। इस करेंसी को लोग क्रोएशियाई दिनार के नाम से भी जानते हैं। इनका एक कुन्ना 18.73 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 10.89 इंडियन रुपयों के बराबर है। क्रोएशिया का कॉलिंग कोड +385 और डोमेन नेम HR है। क्रोएशिया पाकिस्तान से 4943 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्रोएशिया में दाखिल होने से पहले क्रोएशिया का वीज़ा हासिल करना लाजमी होता है। इस मकसद के लिए आप ईरान में मौजूद क्रोएशिया की एम्बेसी से अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज़ादी के हवाले से क्रोएशिया की जो हदूदबंदी की गई थी, इसके मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जो अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 124वां नंबर दिलवाता है। दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 41,54,213 अफराद थी और आबादी के लिहाज से इस मुल्क का 126वां नंबर बनता है। उस्मानियों का 100 साल से ज़्यादा का जो अरसा इस सरजमीन पर गुजरा, वो ज़्यादातर ऑटमन क्रोएशिया वार में ही गुजरा। इन्होंने मुकम्मल तौर पर क्रोएशिया पर फतह हासिल ना की, लेकिन अपने नक्श इस सरजमीन पर छोड़ गए। क्रोएशिया की आबादी में मसीहत सबसे बड़ा मजहब है। 86.28% लोग मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से ताल्लुक़ रखते हैं। 4.44% ऑर्थोडॉक्स हैं। 1.47% मुस्लिम, 0.34% प्रोटेस्टेंट, 4.57% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं, 3.24% दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं। मुसलमानों की 70,000 से ज़ायद की आबादी इस मुल्क में मुकीम है। तुर्की के क़याम के बाद बहुत सारे मुस्लिम तुर्की मुंतकिल हो गए थे, तो यही वजह इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ाग्रेब में वाक़ है। इस मस्जिद को बनाने के लिए शारजा के अमीर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने $2.5 मिलियन की इमदाद की थी। इस मस्जिद को बनाने का अमल 1981 में शुरू हुआ था और 1987 में मुकम्मल हुआ था। इस मस्जिद को इस शहर की मुनासबत से मस्जिद ज़ाग्रेब कहा जाता है। ज़ाग्रेब इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने के अलावा इस मुल्क का बड़ा शहर होने का भी एजाज़ रखता है। ये शहर अजीम रूमी सल्तनत के दिनों में कायम हुआ था। 1094 ईस्वी में रूमियों की जानिब से यहाँ पहला चर्च तामीर किया गया था। ये शहर
641 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے اندر تقریباً 8,10,000 افراد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تاریخی، تہذیبی، تمدنی اور ترقی کے حوالے سے کروشیا سمیت پورے یورپ میں اپنا الگ نام رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی اسی شہر میں مقیم ہے۔ دوستو، کروشیا میں کل 15 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جو تاریخ میں دلچسپ لینے والوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اپنے قیام سے پہلے یعنی 1985 میں اس ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ تھی۔ اپنی آزادی کے آخری سالوں اور آزادی کے 2 سال بعد تک ہر سال آنے والے سیاحوں کی تعداد میں کمی ہوتی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیاحت وہ شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کو 5 سالوں سے کم عرصے میں ترقی کے آخری حدود پر لے جا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل، کیمیکل اور پیٹرولیم انڈسٹری اس ملک کی ترقی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ کروشین، جسے عمومی طور پر کروشیائی زبان کہا جاتا ہے، اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ زبان یورپی یونین کی 24 آفیشل زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سربین، اٹالین، فرینچ، یوکرینین، ہنگرین اور جرمن زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ کروشیا میں 8 یونیورسٹیاں اور 2,750 اسکول ہیں۔ یہ تعلیمی حوالے سے 22ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ یونیورسٹی آف زدر اس ملک کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ یہ 1396 عیسوی میں قائم کی گئی تھی۔ فٹ بال اس ملک کا قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈ بال، واٹر پولو، باسکٹ بال، ٹینس اور شطرنج شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ کروشیا میں ان کھیلوں کے علاوہ دیگر کئی اور کھیلیں بھی کھیلی جاتی ہیں، جیسے رگبی یونین، سائیکلنگ ریس، کرکٹ وغیرہ۔ کرکٹ کے حوالے سے یہ ملک ICC کی جانب سے یورپ میں منعقد کیے جانے والے چند ٹورنامنٹ میں حصہ لے چکا ہے، جبکہ اس ملک نے بین الاقوامی طور پر ابھی تک کرکٹ کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا۔ کروشیا کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک کل 1206 جزائر سے مل کر بنا ہوا ہے۔ کروشیا قدرتی حسن سے بھی اس قدر بھرا ہوا ہے۔ اس ملک کا 10% رقبہ قومی پارکوں پر مشتمل ہے۔ سینکڑوں اقسام کے درختوں سے یہ سرزمین بھری پڑی ہے۔ کروشیا اپنے بجٹ کا 8% حصہ اپنی صحت کے لیے مختص کرتا ہے، جبکہ 2% اپنی فوج کے لیے مختص کرتا ہے۔ ریمر شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔